जय हिंद साथियों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान में अब तक किए गए संशोधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे परीक्षा में प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही, जैसे कि मैंने अब तक अपने अनुसूची की वीडियो में, भाग की वीडियो में समझाया हुआ है, उसी तरीके से बहुत ही रोचक भाषा में इसको समझते हुए साथ ही साथ इसको याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं कि संविधान संशोधन क्या है। तो सबसे पहले साधारण बात समझते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लेके ये सब कैसे हुआ। तो आप जानते ही होंगे कि हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, क्योंकि मैंने आपको हमारे संविधान के स्रोत का जो वीडियो है उसमें भी डिटेल में आपको समझाया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जो है हमारे भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से समाहित किया गया है और ये भारतीय संविधान के भाग 20 में रखा गया है संविधान संशोधन। और अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 368 में है। तो आपको याद रखने महत्वपूर्ण पॉइंट कि संशोधन की प्रक्रिया किस देश से विहित है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और कौन सा भाग है जो कि संविधान संशोधन के बारे में व्याख्या करता है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद है 368, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं संविधान संशोधन को लेकर। जैसे कि अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संसद जो है ये संविधान में संशोधन जो कर सकती है उसे इसकी विधायी शक्ति प्रदान की गई है संसद को संविधान संशोधन करने की। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संसद जो है संविधान में संशोधन करने के लिए इसको विधायी शक्ति प्राप्त है। जबकि 368(2) कहता है कि इस संविधान संशोधन के लिए उसे संसद के किसी भी सदन में स्थापित किया जा सकता है, चाहे पहले लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, यानी कि किसी भी सदन में इसे पहले रखा जा सकता है। और इसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया में और किसी निकाय की कोई भूमिका नहीं होती है। जैसे कि संविधान की और भी निकाय हैं, जैसे कि चुनाव आयोग हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, तो संविधान संशोधन केवल और केवल सदनों में ही किए जाते हैं। 2 सदन है जो हमारी संसद के, उसी में लेके इसके प्रावधान रखे जाते हैं। और अगर बात करें इसके लिए संविधान संशोधन के लिए क्या जनमत की आवश्यकता होती है, तो संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है, क्या संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह किया जाता है, तो नहीं किया जा सकता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब बातें अनुच्छेद 368(2) में बताई गई हैं। और कुछ और बातें हैं, जैसे कि अनुच्छेद 368(5) में क्या कहा गया है कि संविधान संशोधन जो होगा इसमें संसद की ही शक्ति अंतिम शक्ति होगी और इसमें राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन विधेयक प्रारंभ करने की शक्ति इसमें कोई नहीं दी गई है। यानी कि राज्य के विधानमंडलों में संविधान संशोधन का विधेयक जो है नहीं रखा जा सकता है, केवल और केवल संसद में ही रखा जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में। और इसमें राष्ट्रपति की जो है अनुमति जो है संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होती है। इसे केवल और केवल जब संविधान के दोनों सदनों से जब विधेयक पारित हो जाते हैं तब इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तावित किया जाता है। किसके लिए, ताकि उस पर राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर होते हैं अगर वो बात हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर ये हमारा जो संविधान संशोधन था वो माना जाता है, यानी कि फिर वो भारत में लागू हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा फिर। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें संविधान संशोधन से संबंधित। अब बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान जो सन 1950 में बनकर तो पूरे देश में ये लागू हुआ था। अगर बात करें, ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, माफ़ कीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसे लागू करने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950 रखी गई, यानी कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 1950 में हमारा जो संविधान है लागू हुआ था तो पहला ही संविधान संशोधन हमें 1 साल बाद ही करने की आवश्यकता पड़ गई। सन 1951 में ही हमारे संविधान में पहला ही संशोधन किया गया। तो चूंकि आप जानते हैं भारत विविधताओं वाला देश है,
जहाँ पे हर क्षेत्र में क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर और विभिन्न परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, परिस्थितियों के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो भारत के संविधान को लचीला भी बनाया गया है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन जो है समय और परिस्थितियों के आधार पर भी किया जाता है। हमारा भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के साथ ही एकमात्र ऐसा संविधान है जिसमें अब तक सबसे ज़्यादा संशोधन भी किए गए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं तो जिसको हमने अब देख लिया है। तो ऐसा क्या था कि हमारे संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ी, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार हमारे भारतीय संविधान को समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है और आप देखते हैं कि अभी भी इसमें आवश्यकता होती है तो संशोधन जो है दोनों सदनों के द्वारा कर दिया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और अंत में हम इसके लिए एक प्रश्नोत्तरी भी करेंगे जिसमें मैंने कुछ प्रश्नों को रखा है, बाद में इनको देखेंगे, तो अंत तक आप वीडियो को देखिएगा जरूर। संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1951 में हुआ था, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत में हमारी अनुसूचियों वाला जो वीडियो है उसमें बताया गया है कि हमारे मूल संविधान में मात्र 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। तो 9वीं अनुसूची जो कि सन 1951 में जोड़ी गई थी, इसे क्यों लाया गया था? तो आपको पता है कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार 7 थे, जिसमें 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जो कि कौन से अनुच्छेद में था? 31वें अनुच्छेद में था। अब 31 अनुच्छेद जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को अब क्या बना दिया गया है? संवैधानिक अधिकार के बजाय अब इसको सांविधिक यानी कि विधिक अधिकार बना दिया है। अनुच्छेद 300A में इसको शामिल कर दिया गया है। तो इसको क्यों लाया गया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में कौन सी व्यवस्था थी? जमींदारी व्यवस्था थी, जिसके उन्मूलन के लिए और भूमि में सुधार के लिए, भूमि सुधार लाने के लिए पहला संविधान में संशोधन किया गया था। और ये जो था इसको उच्चतम न्यायालय में उस समय चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तो पहला संविधान संशोधन संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके 1 साल बाद ही सन 1951 में हुआ, जिसके आधार पर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। याद रखना है आपको इसको। अब बात करते हैं हम द्वितीय संविधान संशोधन। द्वितीय चलो इसमें नहीं है, वैसे द्वितीय संविधान संशोधन में क्या बताया गया है जो कि 1952 में हुआ था। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, जो कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या उस समय 500 निर्धारित की गई थी। याद रख लेना अगर चाहें तो आप, वरना ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अब लोकसभा में सीटें ही बढ़ गई हैं, इस वजह से ये प्रश्न बनने की संभावना ना के बराबर होती है, इसीलिए मैंने इसको शामिल भी नहीं किया है। हम केवल महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को देख रहे हैं। तो अब हम इस क्रम में देखते हैं 7वां संविधान संशोधन जो कि सन 1956 में हुआ था। सन 1956 में क्या था? राज्यों का पुनर्गठन हुआ था फजल अली आयोग के द्वारा। इसमें क्या हुआ? राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ भाषा के आधार पर किया गया था, जिसके आधार पर कितने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है कि कितने राज्य बने थे? 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। पहले क्या था कि जो अनुच्छेद 1 और अनुसूची में एक राज्य का जो विभाजन था वो का, खा, गा इस तरीके से राज्यों को विभक्त कर दिया गया था। तो बाद में इनको जो है ख़त्म कर दिया गया और केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया फजल अली आयोग के द्वारा। कितने राज्य बने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। सन 1956 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम 10वें संविधान संशोधन की। 10वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ है? सन 1961 में हुआ है, यानी कि देखे जाएँ तो 1950 के 51 में पहला संविधान संशोधन हुआ, उसके 10 साल बाद ही 10वां संविधान संशोधन जो कि सन 1961 में हुआ है। इसमें क्या हुआ? दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। तो क्या दादरा और नगर हवेली पहले भारत में नहीं थे? तो आइए इसके बारे में समझाती हूँ। आप जानते होंगे कि हमारे देश में सबसे पहले जो विदेशी आए थे वो थे पुर्तगाली, और अंग्रेज़ों से तो हमारे देश को स्वतंत्रता 1947 में ही मिल चुकी थी, लेकिन जो पुर्तगाली थे वो हमारे देश में अभी भी रह रहे थे। तो पुर्तगालियों ने हमारे देश को कब छोड़ा? वो ये दादरा एवं नगर हवेली, गोवा और दमन द्वीप, यहाँ क्षेत्रों पे अभी भी पुर्तगालियों का कब्जा था। तो उन पुर्तगालियों के कब्जे से हमारे भारत को कब आज़ाद कराया गया? सन 1960 और 61 में। तो 61 में दादरा एवं नगर हवेली को पुर्तगालियों से लेकर भारत में शामिल किया गया था
और तब इसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है इसको। फिर उसके बाद हुआ था 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन में क्या था कि पुर्तगालियों के अधीन जो भी गोवा, दमन और दीव थे, इसको भारत में शामिल किया गया और सन 1962 में 1 साल बाद इसको शामिल किया गया। कुछ महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है आपको। ये पुर्तगालियों के हवाले थे, जिसको बाद में भारत में मिलाया गया, और दोनों ही ये 10वीं और 12वीं के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बने थे पहले, दादरा एवं नगर हवेली और गोवा, दमन और दीव। ये भी तो 10वां संविधान संशोधन 10 साल बाद 1961 में, 12वां 10वीं के 1 साल बाद 62 में हुआ है। अब 13वां देखते हैं। 13वां संविधान संशोधन, जिसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। 13वें में क्या हुआ है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था। याद रखना, राज्य का, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। और जो नागालैंड था वो 16वां राज्य बना था, हमारे भारत का 16वां राज्य बना था। ये भी याद रखना है आपको। तो अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? 13 दूनी 26। तो आप देखिए 1962 को आप उल्टी डिजिट करके पढ़ते हैं। 62 6 पे 2, यानी कि 2 पीछे और 6 इधर है, तो 2 और 6 26 हो गया। तो 13 दूनी 26 और 26 में, यानी कि 26 में नागालैंड राज्य को 13 की दोगुनी ज़मीन यानी कि लैंड मिली। एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, 16वां राज्य था। आप रिलेट कर लीजिएगा, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप याद रख पाएँ। फिर हम देखते हैं 14वां संविधान संशोधन, जो कि सन 1963 में हुआ है। 1963 में क्या था कि पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। हमने दादरा एवं नगर हवेली को पुर्तगालियों से छुड़ाया था, गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से छुड़ाया था, अपने भारत में मिलाया था। अब ये पुडुचेरी जो था, ये फ्रांसीसियों के अधीन था। उस समय हमारे देश में फ्रांसीसी भी रह रहे थे। तो फ्रांसीसियों से पुडुचेरी को कब खाली करवाया गया? सन 1963 में, और इसे भारत में मिलाया गया। कैसे? फिर इसको संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। अब इसके बाद 15वां संविधान संशोधन देखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, काफ़ी पूछा भी गया है। सन 1963 में हुआ था ये। इनकी सन भी याद रखनी है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें क्या हुआ, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, यानी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की आयु थी, ये पहले 60 वर्ष थी। इसको बाद में बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिए गए, यानी कि इसमें 2 वर्ष का विस्तार कर दिया गया था। तो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा कितना विस्तार मिला? 2 वर्ष का विस्तार मिला। 62 वर्ष की आयु, और 62 इधर है, 62 वर्ष की आयु मिली है। और देखिए आप 63 इधर लिखा है, यानी कि 1963 में हुआ है। तो आप इसको मुझे लगता है याद कर लेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो वीडियो को। अब बात करते हैं 18वें संविधान संशोधन की। 18वें संविधान संशोधन को देखने से पहले हम 16वें संविधान संशोधन को समझ लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। जो कि 16वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन माना जाता है। इसमें क्या है, जो कि 16वां संविधान संशोधन भी 1963 में ही हुआ है। इसमें जो है हमारे देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए बात की गई थी। यानी कि ये इसमें कहा गया कि जो हमारा जो न्यायालय है, उनके न्यायाधीशों को शपथ लेनी होगी कि वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। इसमें न्यायालय के साथ साथ संसद के सदस्यों को भी शपथ लेने के लिए कहा गया कि वो न्यायालय की, माफ़ कीजिएगा, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, और इसी के लिए जो भी अपने नियम बनाएंगे वो हमारे भारत की एकता और अखंडता से जुड़े हुए होंगे। एकता और अखंडता में भूमि संबंधित मामले भी आते हैं, यानी कि भारत की भूमि जो है, भारत की जो भी सीमा, मतलब भौगोलिक स्थिति है, उसकी स्थिति को लेके, यानी कि उसको प्रभुत्व संपन्न बनाया जाएगा, संप्रभुता और अखंडता, उसको अखंड रखा जाएगा, यानी कि इसको किसी भी देश का इसका कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो 16वें संविधान संशोधन सन 1963 में ऐसा कहा गया था। अब कहते हैं, अब बात करेंगे 18वें संविधान संशोधन की। 18वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? सन 1966 में इसमें पंजाब और हरियाणा 2 अलग राज्यों का गठन किया गया। पंजाब में पंजाबी भाषा के आधार पर, हिंदी में हरियाणा जो है हिंदी भाषी राज्य था। तो इन दोनों राज्यों का पुनर्गठन 18वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1966 में किया गया था। अगला अब हम देखते हैं 21वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें क्या हुआ, हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी पहले? हमारी 8वीं अनुसूची में पहले ध्यान कीजिए 14 भाषाएं थी, मैंने आपको बताया था अपनी अनुसूची वाले भाग में। लेकिन बाद में 8वीं अनुसूची में
15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया था सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और वर्तमान में हमारी संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सिंधी 15वीं भाषा बनी थी, ये आपको याद रखना है। सिंधी जो है ये कौन सी भाषा थी? 15वीं। और भी आएंगे क्योंकि हमारे 22 भाषाएं, तो इनका जिक्र आगे दिया गया है, तो मैं तभी बताऊंगी इसको, ठीक है। अगला हम बात करते हैं 22वें संविधान संशोधन की, जो कि सन 1969 में किया गया था। इसमें असम से जो कि मेघालय को अलग करके असम से मेघालय को अलग किया गया था, सीधा सीधा समझ लीजिएगा आप। और मेघालय को एक अलग राज्य बनाया गया था 22वें संविधान संशोधन में सन 1969 में, याद रखना है आपको। अगली बात करते हैं हम 26वें संविधान संशोधन की। 26वें संविधान संशोधन में है कि रियासतों के शासकों का प्रिवी पर्स समाप्त किया गया 1971 में, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। इसमें क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा जो हमारा अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362, इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया। इसलिए ख़त्म किया गया क्योंकि हमारे देश में उस समय रियासतें भी थीं। उसी रियासतों से संबंधित जो अनुच्छेद थे 291 और 262, उनको हटा दिया गया और इसकी जगह अब इसमें अनुच्छेद 363 को जोड़ दिया गया। और वो क्या था कि जो पहले राजा थे, उनकी रियासत थी, उनके जो विशेष अधिकार थे उनको हटा दिया गया था। तो यही इसमें बताया गया है 26वें संविधान संशोधन में, रियासतों को ख़त्म कर दिया गया था, उनके विशेष अधिकारों को, प्रिवी पर्स यानी कि विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया था। अगला है 27वां संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण है, सन 1971 में ही हुआ था। इसमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघराज्य क्षेत्र बने थे। तब 5 राज्य कौन कौन से थे? ये दोनों तो केंद्र शासित प्रदेश बने थे और 5 नए राज्य बने थे, जो कि पहले से थे असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इनका गठन किया गया। इन 5 राज्यों और 2 संघराज्य क्षेत्रों में किसकी स्थापना की गई? पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 27 के बाद 31वें संविधान संशोधन की। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है देखते हुए, क्योंकि इस 1973 में हुआ है। इसमें लोकसभा की सीटें जो थीं वो पहले जो सीटें मैंने आपको बताया था, पहले 500 थी, उसके बाद 525 हो गई थी। और अब इस वाले संविधान संशोधन में इनकी संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। नहीं, ये वाला कितना महत्वपूर्ण नहीं, ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अभी वर्तमान में हमारी जो सीटें हैं वो 545 हैं। तो पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या 545 की गई, तो आप 31वें संविधान संशोधन के द्वारा कहेंगे इसमें की गई थी। अगला हम देखते हैं 35वां संविधान संशोधन, जो कि सन 1974 में हुआ था। 35वें संविधान संशोधन 1974 में क्या बताया गया कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें इसका मतलब क्या है कि सिक्किम की जो विधानसभा थी उसने एक मत से एक प्रस्ताव पारित किया था और भारत सरकार से ये अनुरोध किया था कि सिक्किम की जो जनता है उसको भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इसके लिए वो कदम उठाए भारतीय संसद। तो इसीलिए हमारी भारत की जो संसद है उसने जो है अपने संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 2 है उसमें अनुच्छेद 2A को जोड़ा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारा भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 2 है वो कहता है कि अगर कोई बाहरी देश हमारे देश में मिलना चाहता है तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 2 में किया गया है। तो सिक्किम पहले हमारे भारत का अंग नहीं था, ये बाद में भारत में प्रवेश किया, तो इसीलिए इसमें अनुच्छेद 2 में परिवर्तन किया गया और अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया इसमें, जिसमें सिक्किम को कैसा दर्जा मिला? सह राज्य का दर्जा दिया गया था, याद रखना है। और अनुच्छेद 80 और 81, अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? लोकसभा से, और 81 राज्यसभा से संबंधित है। इसमें क्या गया? सिक्किम में एक प्रतिनिधि के निर्वाचन का प्रावधान किया गया, यानी कि इसमें क्या, संसद में इनका प्रतिनिधित्व को बनाया गया। अगला हम बात करते हैं 36वें संविधान संशोधन की, जो कि 1 साल बाद 1975 में हुआ और ये भी संविधान सिक्किम से ही संबंधित है। इसमें सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम भारत का जो है 22वां राज्य बना था। ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा भी गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 36वां संशोधन है, 1975 में हुआ। 36 दूनी 72, 72 में 3 जोड़ दीजिए, आप 75 याद रख लेंगे मुझे लगता है। फिर है 42वां संविधान संशोधन, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कई सारे संशोधन किए गए थे। हमारे संविधान में कई सारे प्रावधान इसमें जोड़े गए, कुछ प्रावधान इसमें हटाए गए और इतने ज़्यादा हुए थे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी।
कौन सी सन में हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है, सन 1976 में हुआ था। तो इसमें हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था। सबसे पहले इसमें 42वें संविधान संशोधन में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य जो कि हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इसको बाद में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था और इसको भाग 4 का में रखा गया और अनुच्छेद 51 का में इसको शामिल किया गया था। फिर संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया, यानी कि संविधान जो है इसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था संविधान का, इसको अलग कर दिया गया। और इसी में ही लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसको समझना है, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष, ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है कि क्या किया गया। तो ये वाला जो है आपको समझना है, लोकसभा विधानसभा की जो अवधि है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष की गई थी। यहाँ पे जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय हमारे देश में, तो उस समय क्यों कौन सी किसकी घोषणा उन्होंने आपातकाल लगवाया था हमारे देश में, इंदिरा गांधी की सरकार के समय आपातकाल की स्थिति थी, तो उन्होंने अपनी जो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल जो है कितना करवा दिया था सभी देश में। इसमें संविधान संशोधन क्या था कि जो पहले 5 साल जो हमारे वर्तमान में भी 5 साल है, उन्होंने कह दिया था कि अब इसका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि संविधान संशोधन के द्वारा कार्यकाल बढ़ाया गया था लोकसभा विधानसभा का, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया था। और उसी संविधान संशोधन में विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या को जो है कितना कर दिया गया, सन 1999 तक स्थिर कर दिया गया था। ये भी याद रखना है। 5 से 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, ये भी याद रखना है। संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया, ये भी याद रखना है। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ये महत्वपूर्ण है कि किस संशोधन के द्वारा सब प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो प्रस्तावना में संशोधन ये पहली बार हुआ था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, ये याद रखना है। यहाँ आपसे थोड़ी सी बात समझाती हूँ। हमारी जो प्रस्तावना है, पहले ये संविधान का जो हमारे संविधान का भाग नहीं थे, लेकिन जो केशवानंद भारती का जो केस आया था सन 1973 में, केरल में केशवानंद भारती का जो केस था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें इसका जो निर्णय है ये कब निकल के आया था, सन 1976 में निकल के आया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन भी है। इसी में कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें परिवर्तन जो है, इसमें संशोधन, माफ़ कीजिएगा, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके आधारभूत ढांचे में, यानी कि प्रस्तावना भाग है संविधान का, क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो और इसमें इसीलिए 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। अब हम बात करेंगे, इसी समय पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो संविधान की पहली बार और अभी तक एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है इसी के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। अगला है मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई, यानी कि सब नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर, यानी कि मूल अधिकारों की बात जो है, मूल अधिकार को सर्वोच्च बताया गया था इसमें। और इसमें ये भी कहा गया था कि किसी भी केंद्रीय कानून की वैधता के लिए सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानून की वैधता को उच्च न्यायालय ही निरीक्षण कर सकता है। मतलब केंद्र का कानून है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय होगा और राज्य के कानून की वैधता को केवल उच्च न्यायालय में ही परीक्षण किया जाएगा। इसमें कई सारे संशोधन होते हैं, तभी तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। केशवानंद भारती वाले केस में मैं आपको एक बताना भूल गई कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था उसमें जो केशवानंद भारती का जो केस था 1973 का, जो 1976 में इसका डिसीजन आया था, उसमें केशवानंद भारती की जो वकीलों की बेंच थी उसमें 13 वकील थे, जो कि अब तक भारत के किसी भी निर्णय में सबसे बड़ी बेंच रही है। 13 वकील जिसमें बैठे थे और इसमें 6 वकीलों ने तो विपक्ष में इसके वोट किया गया था और 7 वकील इसके पक्ष में थे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा गया है कि अब तक किस केस में सबसे ज़्यादा बड़ी बेंच गठित की गई। तो मैंने बताया अभी केशवानंद भारती वाले केस में 13 वकीलों की बेंच थी, ये याद रखना है आपको। और इसमें अब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि 42वें संविधान संशोधन में क्या है, वन, संपदा, शिक्षा, जनसंख्या, ये सब पहले क्या थे, राज्य सूची के विषय थे, लेकिन बाद में इनको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। इसी संविधान संशोधन में यह भी कहा गया कि जो राष्ट्रपति होंगे भारत के, वो मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी थे, इनको बाध्य कर दिया गया। इसके बाद जो संविधान संशोधन हुआ कि संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार भी दिए और सर्वोच्चता भी स्थापित की। यानी कि उन्होंने ये सब वो सब किया था क्योंकि उस समय उनकी सरकार इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उनकी सरकार को न्यायालय में चुनौती मिल चुकी थी, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इसमें कई सारे प्रावधान जोड़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे 44वां संविधान संशोधन जो कि सन 1978 में हुआ था। इसमें भी 2-3 महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे, इनको भी आपको समझना है 44 वाले को। जैसे कि एक तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया, तो संपत्ति को मौलिक अधिकार 44वें से हटाया, बच्चे 42 कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है उनका उत्तर। 44वें में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया, अनुच्छेद 31 को मतलब वहाँ से इसको हटा के और अनुच्छेद 300A में इसको शामिल कर दिया गया है। तो भाग 12 में अब इसको शामिल किया गया है, ये याद रखना है। इसी के साथ साथ इसमें और कौन कौन से इसमें परिवर्तन हुए उनको भी आप देख लीजिए। तो जैसे 42वें संविधान संशोधन में जो राष्ट्रपति की सलाह जो है प्रधानमंत्री की सलाह बाध्यकारी बनाई गई थी, अब वो इसमें फिर से बहाल कर दी गई, यानी कि राष्ट्रपति की सलाह जो है राष्ट्रपति अब बाध्यकारी नहीं रहे थे। इसी के साथ साथ जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था, अब वो फिर से 5 वर्ष के लिए कर दिया गया, दोबारा उसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी जो कि पूछी भी गई है पेपर में, कि जैसे कि आपातकाल की जो घोषणा होती थी अनुच्छेद 352 के आधार पर होती थी, उसमें क्या था कि युद्ध की घोषणा बाह्य आक्रमण के आधार पर होती थी, लेकिन अब बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह ये दो शब्द थे ही, लेकिन अब इसमें बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तो की जाएगी, लेकिन आंतरिक अशांति पहले इसमें एक शब्द था, उस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया था। इसमें कहा गया कि अगर आपातकाल की घोषणा होगी अनुच्छेद 352 के आधार पर, तो वो होगी या तो हमारे देश में किसी ने युद्ध किया हो, किसी ने युद्ध किया हो बाहरी देश ने आके, या फिर बाहर से आक्रमण किया गया है हमारे देश पे, या फिर देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, तो ही आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 352 के आधार पर। अगर हमारे देश में आंतरिक अशांति है तो इसके आधार पर आप देश में क्या आपातकाल नहीं लगा सकते। तो ये भी 44वां संविधान संशोधन का महत्वपूर्ण बात है, जिसको पेपर में पूछा भी गया है कई बार। और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अनुच्छेद 74 जो हमारा कहता था कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये इसमें कह दिया गया, जो कि 42 में इसको बाध्यकारी कर दिया गया था। इसके बाद और इसमें कोरम की बात हुई, जो 42वें संविधान संशोधन में एक पॉइंट भूल गई मैं। 42वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि राष्ट्रपति के लिए कोरम क्या होता है कि अगर राज्यसभा और विधानसभा की जो बैठक चलती है उसमें जो है उपस्थित सदस्य होते हैं, उसके जो कुल सदस्य होते हैं उसके 1/10 अगर उपस्थित हैं तभी बैठक मान्य होगी, यानी कि इसको कोरम कहा जाता है 1/10 सदस्यों की संख्या को। तो उसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी 42वें संविधान संशोधन में, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में कोरम यानी कि कोरम की गणिपूर्ति को फिर से बहाल कर दिया गया, यानी कि कोरम की जो है 1/10 सदस्यों की मांग जो है अनिवार्य रूप से फिर कर दी गई। अब बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन की, जो कि 1985 में हुआ था, जिसमें दल बदल विरोधी कानून, मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची, याद रखना है 10वीं अनुसूची, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये 5 दूनी 10, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और 10 से दल बदल, यानी कि पहले क्या करते थे जो राजनेता होते थे, जब चुनाव जीत जाते थे फिर वो किसी ना किसी प्रलोभन अगर उनको मिलता था तो वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इससे क्या होता था कि पार्टियों में अस्थिरता आ जाती थी और फिर से चुनाव कराने पड़ते थे। तो इसमें ये कह दिया कि अगर कोई एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में दल से बदल करना चाहता है तो ऐसा वो चुनाव से पूर्व करेगा। अगर वो चुनाव के बाद अगर ऐसा करता है तो क्या होगा, उसकी सदस्यता जो है शून्य घोषित कर दी जाएगी, यानी कि वो पार्टी से निरर्ह घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा किसमें कहा गया, 52वें संविधान संशोधन में, यानी कि दल बदल विरोधी कानून
यानी कि 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1985 में। फिर बात करते हैं 53वें संविधान संशोधन की, जो कि सन 1986 में आया था। इसमें अनुच्छेद 371 में जी को जोड़ा गया, जिसमें मिजोरम को अब किसका दर्जा दिया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। 55वां संविधान संशोधन 1986 में ही हुआ है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, इसको अब राज्य का दर्जा दिया गया। 56वें संविधान संशोधन 1987 में हुआ। इसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं गोवा वाला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोवा को ध्यान करो आप, गोवा के बारे में मैंने भी क्या बताया था, किससे लिया गया था गोवा राज्य? पुर्तगालियों से खाली करवाया गया था ना। मैंने बताया था ये 12वां संविधान संशोधन जो था 1962 में, उसे गोवा दमन द्वीप को संघराज्य क्षेत्र बनाया था। तो 62 में बनाया गया था, और इसके बाद 62 के बाद 87 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था गोवा को। फिर अब हम बात करेंगे 61वें संविधान संशोधन की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। 61वां संविधान संशोधन इसमें 1989 में हुआ है। इसमें क्या हुआ? मतदान की आयु थी जो 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि हमारा जो संविधान का निर्वाचन आयोग है, जो 324 से इसमें वर्णन है, तो इसमें निर्वाचन की आयु जो है अनुच्छेद 326 जो है 326 में बताया गया है। 326 में क्या कहा गया है कि जो मतदान की आयु होगी वो कितनी होगी? पहले 21 वर्ष थी, तो 326 में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 326 में उसमें कर दिया गया कि अब मतदान की आयु 21 वर्ष नहीं 18 वर्ष होगी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक 61 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति ने सलाह दी कि मतदान कराओ, तो 21 वर्ष से हटा के उम्र 18 वर्ष की कर दो। याद रख सकते हैं, एक 61 वर्ष का आदमी था, उसने कहा कि अब मतदान की उम्र 21 से हटा के 18 वर्ष कर दो। बस आपको अनुच्छेद याद रखना है कि कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद में संशोधन किया गया। तो अनुच्छेद 326 में संशोधन हुआ था। उसमें क्या बताया गया? अनुच्छेद 326 में बताया गया है क्या? मतदान की आयु के बारे में बताया गया है, मत देने की आयु कितनी होगी। अब बात करते हैं 65वें संविधान संशोधन की। ये भी महत्वपूर्ण है। सन 1989 भी लिखा रहता है, यहाँ पे 90 भी लिखा रहता है, तो 89 हो तो 89 पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि अधिनियमित और फिर लागू हो, अगले वर्ष ये लागू हुआ था 90 में, इस वजह से। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना हुई अनुच्छेद 338 में। महत्वपूर्ण है, याद रखना है, पूछा भी गया है ये। अब बात करते हैं 69वें संविधान संशोधन की, जिसके जो 1991 में हुआ, और इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है इसको भी। फिर बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन की। ये भी महत्वपूर्ण है, सन 1992 में हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ अनुसूची वाले में डिटेल में कि 71वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था, जो कि 16, 17 और 18वें नंबर की भाषा थी। यानी कि ये जब भाषा शामिल होगी तो हमारे जो 7वीं अनुसूची थी जिसमें भाषा का वर्णन है, अब उसमें कितनी भाषा हो गई? कुल 18 भाषाएं। तो 71वें के द्वारा 3 भाषाएं शामिल, जिसको याद कैसे रख सकते हैं? न, म, क। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो इस तरीके से 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इस संविधान में शामिल की गई। अब हम आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। इन दोनों को तो आप स्टार लगा के याद कीजिए। 73वां और 74वां हमेशा इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वनडे एग्जाम में तो हमेशा पूछे गए हैं। 1992 और 1993 दोनों ही एक ही वर्ष में हुए। 73वां संविधान संशोधन 1993 और 74वां संविधान संशोधन 1993। इसमें 92 और 93 में कभी 92 में क्या होता है? 92 में अधिनियमित हुआ था और 93 में ये लागू हो गया था। इसमें 73वां जो है, इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। इसमें कितने थे? 29 तो इसमें विषय शामिल थे। और 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसमें कितने थे? 18 विषय शामिल थे। तो इनमें विषय भी पूछे गए हैं पेपर में, तो इनके विषय भी आपको याद रखने कि किस में कितने विषय थे? 29 विषय और 18 विषय। अब बात करते हैं ये जो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये बात याद रखनी है कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस, याद रखना है।
दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन की। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। ये शिक्षा से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से सन 2002 में हुआ था। इसमें क्या होता, शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो इसमें थोड़ा डिटेल समझेंगे क्योंकि एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसमें क्या हुआ था शिक्षा के मौलिक अधिकार में, क्योंकि पहले जो था इसमें अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 ये जोड़ा गया हमारे संविधान में। अनुच्छेद 21 इसको सही से लिख लेते हैं जरा। अनुच्छेद 21 को इसमें शामिल किया गया। इसमें क्या कहा गया अनुच्छेद 21 में कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। किस संविधान संशोधन में कहा गया? 86वें संविधान संशोधन में कहा गया था, जो कि 2002 में हुआ था। और ये जो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये पहले अनुच्छेद 45 में था, जिसको हटा के अब अनुच्छेद 21A में कर दिया गया। अब अनुच्छेद 45 जो है अब ये यहाँ से खाली हो गया। तो अब इसमें कौन से प्रावधान कर दिए गए? तो इसमें क्या जोड़ा गया कि 0 से 6 वर्ष तक के जो भी शिशु थे उनके पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। यानी कि इनको नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर दिया गया। जबकि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों की शिक्षा को, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये आपको याद रखना है। और इसी में एक और बात कही गई कि इसी में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य, इसमें क्या कहा गया कि माता पिता या संरक्षक का दायित्व होगा कि वो अपने बच्चे को विद्यालय भेजें। अब बात करते हैं 91वें संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या 15% कर दी गई थी। चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, इसमें मंत्रिपरिषद जो है इसमें जो आकार उसका 15% फिक्स कर दिया गया। लेकिन इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सीटों की संख्या बहुत कम है, तो उसमें मंत्रियों की संख्या, जो न्यूनतम संख्या जो है कितनी कर दी गई थी? 12 कर दी गई। लेकिन अगर इसमें बात करें दिल्ली जैसे देशों में, तो वहाँ पे मंत्रिपरिषद जो है मंत्रियों की संख्या 10 कर दी गई है। ये भी आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको याद रखिएगा। अब बात करते हैं 92वें संविधान संशोधन की। 92वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ है? 2003 में हुआ है। इसमें 4 भाषाओं को और शामिल किया गया संविधान में 7वीं अनुसूची में। जो कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 2003 में हुआ है ये। और इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? BDMS। बी से बोडो, डो से डोगरी, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में शामिल की गई। अब 18 हो चुकी थी, 18 और 4 22। तो अब संविधान में कुल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। अब है 97वां संविधान संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। 2011 में इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। और फिर हम देखेंगे अब 97वें संविधान संशोधन में, जिसमें सहकारी समितियों को सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, माफ़ कीजिएगा। और इसका जो वर्णन है मूल अधिकार में किया गया है। और सहकारी समितियों के जो शब्द हैं वो संविधान में अनुच्छेद 19(1) गा में इसको सहकारी समितियों के वर्ड को जोड़ा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सहकारी समितियों का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 19(1) गा। क्या लिखेंगे इसमें? कहाँ है अब ये? 19(1) और गा, इसमें इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19(1) और गा में इसका वर्णन है। इसमें क्या है? सहकारी समितियों के शब्द को जोड़ा गया था। और अगर बात करें, संविधान में एक नया भाग भी जोड़ा गया था। जो कौन सा भाग था? 9B। सहकारी समितियों वाला शब्द 19(1) गा में जोड़ा गया। और सहकारी समितियों वाला भाग जो है ये 9B जो जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची थी ये हमारे संविधान की? 12वीं जो अनुसूची थी उसमें 9 का और नहीं, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया। 97वें संविधान संशोधन
जो भाग 9 था उसी में ही सहकारी समितियों को जब जोड़ा गया था, उसी में ही भाग 9 का और 9 खा, तो 9 खा में ही अनुच्छेद 243 जेड एच से जेड एच 243 जेड एच से जेड टी तक इसके अनुच्छेद है। ये क्वेश्चन पूछ ही गए हैं, इसलिए आप इनको लिख लीजिएगा कॉपी पे। तो इसमें संविधान संशोधन जो है इसमें वर्णन किया गया है इसके सहकारी समितियों का। अब बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन जो कि सन 2017 में हुआ था। इसमें जीएसटी को लागू करने की बात कही गई थी, याद रखिएगा। 101वां स्वाहा, कौन सा कर लगाया गया? जीएसटी 101 पे, 101 का जीएसटी दो, ऐसे याद रख लेना इसको है। और 97 क्वेश्चन है, 97 समितियाँ कौन सी वाली? 97 सहकारी समितियाँ। और 103वां संविधान संशोधन जो कि किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण जो है 10% आरक्षण की बात की गई। इसमें 100वां संविधान संशोधन नहीं है, इसमें कुछ संशोधन रह गए हैं महत्वपूर्ण। पहले मैं 103 को बता दूँ फिर बताती हूँ। 103वां संविधान संशोधन जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो आरक्षण है इसकी बात की गई है। और 104वां जो संविधान संशोधन है जो कि 2019 में हुआ है, इसमें एसटी और एससी जो आरक्षण है वो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 105वां जो संविधान संशोधन है 2021 में हुआ है, ये भी हाल ही में। इसमें क्या कहा गया? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या फिर सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए अब राज्य सरकार का अधिकार होगा। यानी कि राज्य सरकार जिसे चाहेगी, अगर वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तो मतलब ओबीसी के वर्गों की पहचान कौन करेगी? अब राज्य सरकार करेगी ओबीसी की पहचान की। अब इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन छूट रहे हैं, जैसे कि बात करें हम, एक हुआ था 97 के बाद हम बात करेंगे 99वें संविधान संशोधन की। 99 वाले में क्या हुआ था? एनजेएसी की बात की गई थी। एनजेएसी मतलब क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो इसमें क्या बात की गई थी कि हमारे संविधान में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण होते थे वो कॉलेजियम प्रणाली से होते थे। संसद ने क्या किया? ये 99वां संविधान संशोधन किया था, सन 2014 में हुआ था ये। और उन्होंने अब कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर किसकी बात की थी? ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान इसमें लेके आई थी। तो संविधान ने इसको क्या कर दिया? शून्य घोषित कर दिया। संविधान नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? नील, असंवैधानिक करार दे दिया गया। तो ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित किया है। कौन सा? 99वां संविधान संशोधन एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो कि 2014 में आया है। कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर किसका? एनजेएसी का वर्णन किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नील घोषित किया है। ये आपको याद रखना है। 99वें संविधान संशोधन को शून्य घोषित किया गया। अब बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन ये क्या है? 100वां संविधान संशोधन आपने एक शब्द सुना होगा, 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है? ये लैंड बाउंड्री से संबंधित एग्रीमेंट है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। भारत और किसके बीच में हुआ है? ये बांग्लादेश के बीच में। 3 बीघा कॉरिडोर, इसमें क्या हुआ? भारत ने अपने जो है 101 गांव जो है बांग्लादेश को दिए थे और 51 गांव जो है बांग्लादेश ने भारत को दिए थे। यानी कि इसमें जो है सीमाओं का आदान प्रदान किया, भूमि का आदान प्रदान किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद रखना। 100वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 2015 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ये थे कुछ हमारे संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन जिनको आज हमने देखा है। आप मैं इसको 1-2 बार जरूर देख लीजिए क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में से प्रश्न पूछा जाता है। देखकर इसको फिर बिना देख के लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप इसको याद रख पाएँ। इसमें एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद मुझे याद आ गया जाते जाते, तो वो और बता देती हूँ मैं। 102वां संविधान संशोधन और है अभी। 102वें संविधान संशोधन में जो कि 2018 में हुआ था। 2018 में इसमें क्या हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, NCBC, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग उसी के समान। देखिए
एनसीबीसी का जो प्रावधान है ये 2018 के में 102वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। क्योंकि देखिए एससी और एसटी से संबंधित प्रावधान तो हमारे अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद 338 और 338 में पहले से ही दिए गए हैं, लेकिन जो है एनसीबीसी पिछड़ा वर्ग से आयोजित प्रावधान जो है वो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए थे। 102 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में, एनसीपीसी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आयोग का गठन 2018 में किया गया था, याद रखना है आपको। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जिसे आपने सभी ने देखा। इसको 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा और परीक्षा में अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो इसे संभवतः सही ही कीजिएगा। अब हमारे कुछ इसमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में किस भाग और किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया है, भाग 20 है, अनुच्छेद 368 है। अगला देखते हैं इसी में। अगला प्रश्न कौन सा है इसमें, भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर क्या है, संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में संशोधन की पहल कहाँ की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, याद रखना है इसका। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 76वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्षों के वय वर्ग के बच्चों 76वां संविधान संशोधन दे रहा है भाई, ये यहाँ पे मैंने। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया। मैंने बताया था यहाँ पे 76 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 86वां संविधान संशोधन। कौन सा होगा यहाँ पे, 86वां। 76वें की जगह क्या होगा यहाँ पे, 86वां करना है आपको। तो पहला वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। तो जब राजीव गांधी की सरकार थी तब सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था और इसका प्रावधान किया था कि गांव तक कंप्यूटर शिक्षा को पहुंचाया जाए। तीसरा है शिक्षा भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल की गई। तो ये आपका सही है। तो यानी कि इसमें कौन कौन से सही हैं देख लेते हैं। इसमें जो है 2 और 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन इसमें केवल 2 और 3। ये हटा दीजिए, इसमें ए नहीं होगा, केवल 2 और 3 ही इसमें सही होंगे बस। अगला देखते हैं, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। मैंने आपको बताया था हमारे संविधान में किस बात की थी, भारत में एकता और अखंडता की बात। जो कि किसकी जिम्मेदारी होगी, संसद की और संयुक्त वो सर्वोच्च न्यायालय की भी। तो किस में इसकी बात की थी, 16वें संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिका व ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो नगर पालिका और ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद कौन सा है, 73वां और 74वां है। अगला है मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा ली गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा करेगा। तो ऐसा हुआ था 44वें संविधान संशोधन में इसकी बहाली की गई थी। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद ही सलाह के अनुसार कार्य करेगा। पुनर्विचार के बाद ही सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। और किस संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जुड़ के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। फिर है कौन सा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, तो इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो मैंने बताया था ये कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। फिर है क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि राज्य विधानमंडल नहीं, इसमें केवल संसद की जो दोनों सदन है बस केवल वही संविधान संशोधन की प्रक्रिया कर सकते हैं। अगला है इसमें भारतीय संविधान के अधिकांश भाग को संशोधित किया जा सकता है।
केवल और केवल संसद ही करती है, इसमें मैंने बताया था आपको, अधिकांश भाग को केवल संसद के द्वारा। अगला प्रश्न, तो ये हमारे संविधान संशोधन से संबंधित क्या हो गए महत्वपूर्ण, हमारे संविधान संशोधन हमने देख लिया और इनसे संबंधित कुछ कुछ प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं पिछले वर्ष में, हमने इन्हें देखा। अब आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा ताकि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। धन्यवाद।